नज़ीर, ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने कहा है कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है उस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और अगर ईरान इस अलायंस के अंदर जब वो शामिल हो जाता है तो फिर ये मामला जब वो ओआईसी नेटो की तरफ जब वो चला जाएगा। और अगर ईरान तैयार है तो दैट मीन के फिर और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो वेट कर रहे होंगे और इस अलायंस को ज्वाइन करना चाहेंगे। अच्छा, इसके साथ जब सीरिया ने कहा है कि वो अमेरिका को कोई बेस नहीं देने जा रहा है, इस बारे में बात करेंगे। और अगर सीरिया अमेरिका को बेस देता है तो फिर ये उसकी सोवरेनिटी के लिए और उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा जो मसला होने वाला है। एक तरफ ऑलरेडी अमेरिका बैठा हुआ है नॉर्थ में, और अब अगर साउथ में भी और दमिश्क के अंदर ये बेस दे दी जाती है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब सीरिया ने कहा कि नहीं जी, हम कोई बेस नहीं देने जा रहे हैं। तो ये क्या मामला। और दूसरी तरफ लेबनान की फुल सपोर्ट जो वो ईरान की जानिब से की गई है। ईरान ने कहा है कि हम पूरी तरह से लेबनान के साथ खड़े हैं। और हैरानकुन बात यह है और अफसोसनाक बात यह है कि रीजन में किसी ने भी इजरायली हमलों को कंडेम नहीं किया है। जो इजराइल की जानिब से बहुत ही वायलेंट और बहुत ही हैवी अटैक्स लेबनान के ऊपर लॉन्च किए गए, रीजन में से किसी भी जानिब से कोई कंडेमनेशन नहीं आई है। और यही वो चीज है जो इजराइल के लिए दरवाजे खोलती है कि वो अपना जो वायलेंस है वो जारी रखे। तो पिछले कुछ घंटे जो है वो लेबनान के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक थे। बड़ी खौफनाक और बड़ी वायलेंट बमबारी वहां पर हुई है। बड़ी तादाद के अंदर सिविलियंस शहीद और जख्मी हुए हैं और उनके घर जब तबाह किए गए हैं। तो इस वक्त वो हैवी बमिंग जब रुकी हुई है, लेकिन सूरत हाल कशीदा है और बहुत हसास है। क्योंकि देखिए, पीछे कोई सॉलिड एग्रीमेंट नहीं है। क्या पता अगले 10 मिनट के बाद जब फिर इजराइल ऐसे ही बॉम्बिंग जब शुरू कर दे। और अब इजराइल का प्लान क्या है, अब नया पैटर्न क्या है? क्या अब वो इसी तरह से दिन में हैवी बॉम्बिंग, फुल स्केल बॉम्बिंग करेगा, फिर वक्फा आ जाएगा और फिर ऐसा करता रहेगा? तो प्लान क्या है और पैटर्न क्या है? इस तरह से तो नहीं चल सकता। मतलब जंग तो इजराइल की जानिब से लॉन्च हो चुकी है, तो ये एक तरफा जंग है। वो अपनी मर्जी से हमले लॉन्च करते हैं और अपनी मर्जी से रोक लेते हैं। तो ये तो लेबनान जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए लेबनान में भी हतमी नौयत की मीटिंग्स हो रही होंगी और रीजन के साथ भी उनके राब्ते हो रहे होंगे। क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं वो लेबनीज गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को वो डिसार्म करे। तो ये वो बुनियादी मसला है जिसकी वजह से इजराइल जब दंदनाता फिरता है। अगर लेबनीज गवर्नमेंट अपनी डायरेक्शन सीधी कर लेती है तो फिर इजराइल के लिए बड़ा जब मुश्किल हो जाएगा और इस तरह वो दंदनाता नहीं फिरेगा। तो अब लेबनान क्या फैसला करता है और अगले मजीद घंटों के अंदर जब वो क्या होता है, क्या इजराइल फिर इसी तरह की हैवी बॉम्बिंग जब शुरू कर देगा? तो सूरत हाल में काफी ज्यादा गैर यकीनी है। कजाकिस्तान जो है, ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो अब्राहम अकॉर्ड को जब ज्वाइन करने जा रहा है। ये ट्रंप साहब की अनाउंसमेंट है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हर तरफ घूम रही है कि कजाकिस्तान जो है वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक पीआर एक्टिविटी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई पीआर एक्टिविटी कैसे हो गई? एक मुल्क जो है वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर रहा है। तो वो पीआर एक्टिविटी इस तरह से है कि कजाकिस्तान वो मुल्क है जो ऑलरेडी इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है। कजाकिस्तान के अंदर इजरायली एम्बेसी है, कजाकिस्तान की एम्बेसी इजराइल के अंदर है। दोनों के डिप्लोमेटिक, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं, दोनों के बिजनेस टाइज हैं और इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी की कल और आगे पीछे बहुत सारी उनकी चीजें हैं। तो कजाकिस्तान वो मुल्क है जो ऑलरेडी इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है। तो इजराइल का इमेज अच्छा करवाने के लिए एक मुल्क से जो है वो दोबारा रिकॉग्निशन क्या करवाने का इरादा है? यानी अब्राहम अकॉर्ड का मतलब तो यह है कि भाई वो जो मुल्क इजराइल के साथ जिनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो ज्वाइन करते हैं। तो ये कजाकिस्तान कहां से आ गया जो ऑलरेडी इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है और 90 से रिकॉग्नाइज करता है? तो सिर्फ एक पीआर एक्टिविटी है। वाई? क्योंकि बहुत सारे जो मुल्क हैं वो इस वक्त रिलेक्टेंट हैं। जेनोसाइड के बाद वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहते, इजराइल के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते। तो ये उनके लिए ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखें वो भी तो आ रहे हैं, वो भी तो आ रहे हैं, और एक इमेज अच्छा करने की जो वो एक कोशिश जो वो की जा रही है। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये जो अब्राहम अकॉर्ड की टर्म है ये तो प्योरली क्वाइन ही अरब्स के लिए की गई है। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनकी आगे जो जनरेशन है उसमें बनी इसराइल और बनी इस्माइल, तो ये यानी अरब जो है वो बनी इस्माइल में से है, तो वो बनी इसराइल है। तो एक दफा जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था यू आर कजन्स, यू आर कजन्स। तो ये जो अब्राहम अकॉर्ड की यानी इब्राहिमी मुआहिदा, ये तो अगर देखा जाए तो प्योरली ये अरब्स के लिए क्वान की गई थी। तो उसमें कजाकिस्तान जो ऑलरेडी इजराइल को नॉर्मलाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, अब वो क्या अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करेगा और वो क्या मजीद नॉर्मलाइज इजराइल से करेगा? वो तो ऑलरेडी फुल फ्लैज करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वेस्टर्न नेशन जब करती हैं। तो ये एक पीआर एक्टिविटी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं ये इस वक्त दरअसल जब वो व्हाइट हाउस में पहुंचे हुए हैं और वहां पर क्या चीजें हो रही हैं वो भी आपके साथ जब शेयर करेंगे। गजा की सूरत हाल बहुत ज्यादा
बदतर है। एड जो है वो बदतदरीज रुकी हुई है, इजराइल के जो हमले हैं वहां पर जारी हैं। और कुछ देर पहले इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है इसने ऑर्डर किया है कि जो रेजिस्टेंस की टनल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। ये मुआहदे की आप कह लें कि बहुत बड़ी खिलाफवर्जी है। टनल्स के अंदर रेजिस्टेंस फाइटर्स मौजूद हैं, अगर ये टनल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो आगे से जाहिर है कि हमास पर रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं ये मामले को किसी भी सूरत पीस की तरफ नहीं जाने दे रहे। अब ये टनल्स डिस्ट्रॉय किया जाए, भाई क्यों टनल, 2 साल तुम क्या करते रहे हो? तो आप पिछले 24 घंटों में देखें, मिस्र के बॉर्डर के ऊपर इन्होंने ऑर्डर जारी किया कि हमने जंग डिक्लेयर कर रहे हैं। लेबनान के ऊपर खौफनाक अग्रेशन किया। वेस्ट बैंक के अंदर इनकी फौज है वो फलस्तीनियों को शहीद कर रही है, गजा के अंदर। तो ये आप देखें 4 जगहों के ऊपर। और सीरिया के अंदर इनकी फौज है वो कल भी आगे घुसी है। तो ये 3 मुल्कों के ऊपर इन्होंने पिछले, और मिस्र को भी शामिल कर लें तो उनके बॉर्डर्स के साथ भी छेड़छाड़ की है। तो 4 मुल्कों के साथ इन्होंने अग्रेशन किया पिछले 24 घंटों के अंदर। और ये सारा किस लिए हो रहा है? अमन के नाम के ऊपर हो रहा है। तो रीजन की जो साइलेंस है वो अलाउ करती है इजराइल को कि वो इस तरह से दंदनाता फिरे। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो सुनामी अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर आ गया है, ना सिर्फ न्यूयॉर्क इलेक्शन बल्कि अमेरिका की बहुत सारी रियासतों के अंदर इलेक्शंस हुए हैं जिसमें बहुत बुरे तरीके से ट्रंप को शिकस्त हुई है। तो ये एक सुनामी है और इसके आफ्टर शॉक्स अभी आने हैं। और यह बात सर्टन है कि वहां पर अब प्लान्स को रीअसेस किया जा रहा है। ट्रंप रीअसेस कर रहा है अपने प्लान्स को, इस बारे में सोच रहा है। जाहिर है कि जो इजरायली लॉबी है वो ज्यादा अग्रेसिवली अब काम करेगी अपना कंट्रोल दोबारा से जब हासिल करने के लिए, ठीक है ना। अभी जैसे खबर आ रही है कि जो इजरायली गवर्नमेंट है वो भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स अब खर्च करने जा रही है बरह रास्त। इससे पहले जो इजरायली लॉबी है अमेरिका के अंदर वो पैसे खर्च करती है, अब इजरायली गवर्नमेंट भी बरह रास्त खर्च करने जा रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, कितने ज्यादा डेस्परेट हैं। तो वो तो अपना पूरा जोर लगाएंगे, लेकिन ट्रंप को रीअसेस करना है, क्योंकि अगर वो इसी पॉलिसी के तहत आगे जारी रखेंगे। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट तो अप्लाई नहीं किया, नारा अमेरिका फर्स्ट का लगाया, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि उसने इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, जिसका नतीजा इलेक्शन में सामने आ चुका है। तो अगर उसने मिड टर्म इलेक्शन जीतना है तो फिर अपनी पॉलिसी को बदलना होगा। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी उसको अप्लाई करना होगी। तो वहां पर जरूर अब प्लान्स को रीअसेस किया जा रहा है, देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन बहरहाल इतना आसान भी नहीं होगा कि वो इजराइल से जब वो पीछे हट जाएं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इजरायली लॉबी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? वो स्ट्रेंथ है साइलेंस। लॉबी के पास ऐसे कोई एक भी सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। इजराइल जो है उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। अब तक जो है वो क्या होता आया है? अब तक सिर्फ ये होता आया है कि उन्होंने ओपन डिबेट अमेरिका में नहीं होने दी, कभी इजराइल से मुताल्लिक एक ओपन क्वेश्चन नहीं होने दिया, और बस खामोशी के साथ अपना इन्फ्लुएंस उन्होंने जब वो जारी रखा है। अब जो अमेरिका में सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो ओपन डिबेट शुरू हो गई है। तो अभी क्या हुआ है कि कल अमेरिकन एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रंप के जो साहबजादे हैं वो मौजूद थे, और वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने धड़ाधड़ जो है वो इजराइल के हवाले से सवाल पूछे। और एक स्टूडेंट ने यह कहा कि आपके जो फादर हैं वो तो प्रो इजराइल हैं, वो तो इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी जब लेकर चल रहे हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी बातें हुई, और जो ट्रंप के बेटे हैं वो एक भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दे सके। तो अमेरिका में जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो ये है कि ओपन डिबेट शुरू हो गई है, और ओपन डिबेट में इजराइल कभी भी डिफेंड नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने जो आज तक काम किया वो ये किया कि कभी ओपन डिबेट नहीं होने दी, एक भी सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है इजराइल को डिफेंड करने के लिए। तो एक बार जब अमेरिका में प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर मिलियंस क्या बिलियंस क्या जितने मर्जी आप लगाएं तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये चीजें अब अमेरिकन के सामने आ रही हैं। ईरान के एक बड़ी शख्सियत, ईरान के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ईरान इस वक्त तैयार है जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान अलायंस हुआ है उसको ज्वाइन करने के लिए। ईरान सिग्नल्स रेडीनेस टू ज्वाइन पाकिस्तान एंड सऊदी डिफेंस पैक्ट, नॉट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डिफेंस पैक्ट। और वो डिफेंस पैक्ट क्या है? अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो दूसरे पर भी हमला तस्वर किया जाएगा। सोचिए जरा, ईरान इसमें शामिल हो गया है, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये तो प्योर फिर नेटो हो गया ना, ये तो नेटो की तरफ बात जब चली गई। और फिर उन्होंने ये बात बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कर दी है। उन्होंने कहा है कि ओआईसी को कंसीडर करना चाहिए कि एक ज्वाइंट मिलिट्री फोर्स सिमिलर टू नेटो बनाई जाए। ले जाओ, उन्होंने बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि नेटो की तर्ज की एक ज्वाइंट फोर्स ओआईसी को बनानी चाहिए, ये ईरान बात कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में डिप्लॉय करने की बात की जा रही है, अरब और ओआईसी की फोर्सेस, तो इनका काम वहां पर जाकर फलस्तीनियों को प्रोटेक्शन करना होना चाहिए और उनको एड डिलीवर करना होना चाहिए, ना कि वो इजरायली डोमिनेशन के लिए वहां पर काम करे जैसा कि अमेरिका चाहता है। बुनियादी मकसद फलस्तीनियों की प्रोटेक्शन होना चाहिए। और अमेरिका क्या कह रहा है? जो उसने ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें यह है कि ये फौजें जाकर हमास से लड़ेंगी और हमास को डिसआर्म करेंगी।
यानी अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटानिया, फ्रांस, इटली, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे मिलकर हमास को शिकस्त नहीं दे सके। अब अरब और ओआईसी फौजें जाएंगे और वो हमास को डिफीट करेंगे। किसमें ये जरूरत है कि वो जाकर हमास से लड़ेगा वहां पर? तो कोई भी नहीं जाएगा। सो एक्सपेंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन जो है इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। और अभी अली लरजानी जो है उन्होंने पिछले मंथ के आखिर में यह बात की थी कि सिक्योरिटी स्टैंडिंग जो है दोनों मुल्क आगे बढ़ाएंगे, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन और स्टेबिलिटी रीजन में काम रखने के लिए दोनों का ताउन जब जरूरी। तो बहुत बड़ी ऑफर है जो ईरान ने की है। पाकिस्तान किस तरह से आगे लेकर बढ़ता है, और सबसे बड़ा मसला यह है कि गल्फ जो है वो ईरान को अपने लिए खतरा समझती है और उसमें अमेरिका का बेनिफिट है, क्योंकि अमेरिका को इस तरह से मुदाखलत का और असलहा बेचने का जवाब मिल जाता है। तो अब आप देखिए यहां पर जो एक बड़ी तब्दीली जो लेकर आएगा वो चाइना है, क्योंकि चाइना ही है जिसने ओआईसी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मसला ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह करवाई। ईरान के साथ कौन खड़ा है? चाइना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इत्तेहादी कौन है? चाइना। और सऊदी अरेबिया को ऑफर कौन कर रहा है? चाइना। बड़े अच्छे ताल्लुकात है उनके, कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप उनके साथ भी है। तो चाइना ये करवा सकता है। चाइना ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें चाइना भी शामिल है, एक ट्रायलैटरल एग्रीमेंट ऑलरेडी करवा दिया है। तो ये यानी कि चाइना इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है इन ममालिक को करीब लाने में। लेकिन इनको खुद भी कुछ करना चाहिए, इस आइडियोलॉजी को बदलना चाहिए कि ईरान गल्फ के लिए कोई खतरा है, क्योंकि अगर ये बैरूनी ताकतों के सहारे बैठे रहेंगे कि चाइना आकर ये करवा देगा, रशिया आकर सुलह करवा देगा, तो फिर मसाल उस तरह से हल नहीं होंगे। जाहिर है कि वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि ये अपने आप में कोई बड़ी फोर्स बन जाए, वो भी तो ये नहीं चाहेंगे ना। जो करना है इनको खुद करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले उस आइडियोलॉजी को बदलना जरूरी है। लेबनान पर बड़ी खौफनाक बमबारी हुई और जो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं उन्होंने भी इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट जारी की है। इजरायली स्ट्राइक जो है सदरन लेबनान पर, इसने मुकम्मल तौर पर वायलेशन की है। ये यूनाइटेड नेशन ने, उनकी जो फौजें मौजूद हैं, उन्होंने कहा है ईरान इज द ओनली कंट्री इन मिडिल ईस्ट जिन्होंने कंडेम किया है लेबनान पर हमले को। उन्होंने कहा कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हम रीजनल कंट्रीज को कहते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इजराइल को कन्फ्रंट करने में अपना किरदार जो अदा करें, और इजराइल जो है वो जंगों को इग्नाइट कर रहा है तो रीजन के ऊपर ये रिस्पांसिबिलिटी आती है। और हम लेबनान की गवर्नमेंट और उनके लोगों के साथ खड़े हैं इजरायली एग्रेशन के सामने। और उन्होंने कहा कि हम जो लेबनान का लेजिटिमेट रेजिस्टेंस का राइट है हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो गजा की सिचुएशन जो है वो बद से बदतरीन हो रही है। अब वहां पर हमले भी हो रहे हैं, इमदाद भी उस तरह से नहीं जा रही, विंटर भी आ रहा है, आ चुका है। तो अब आप देखिए इजरायली आर्टिलरी और एयर अटैक्स खान यूनिस के अंदर हुए हैं, ठीक है ना। देखिए सीज फायर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, बुनियादी बात यह है कि सीज फायर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सीज फायर सिर्फ एक कवर है इस वक्त के लिए। और जो 10 अक्टूबर से पहले वाली सूरत हाल थी उसमें जो फुल स्केल बॉम्बिंग हो रही थी उससे ये लो स्केल बॉम्बिंग है। बुनियादी फर्क सिर्फ ये है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो फलस्तीनियों को एक नॉर्मल और पीसफुल जिंदगी देने के लिए तैयार नहीं है। वो उनके सामने बस यही ऑप्शन रख रहे हैं कि फुल स्केल बॉम्बिंग और लो स्केल बॉम्बिंग के दरमियान वो चूज करें। और लो स्केल बॉम्बिंग में हर वक्त ये खतरा रहे कि कब जो है वो फुल स्केल बॉम्बिंग शुरू हो सकती है। ये उनके सामने ऑप्शन है। अब आप ये देखिए, इजराइल वॉज टू डिस्ट्रॉय ऑल हमास टनल्स इन गाजा एज अटैक्स कंटिन्यू। हमले जारी हैं। अब उन्होंने कहा कि हम टनल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। इजरायली डिफेंस चीफ ऑर्डर्स मिलिट्री टू डिस्ट्रॉय ऑल हमास टनल्स। इसने बकायदा ऑर्डर दे दिया है कि हमास की टनल्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। अब मुझे बताइए इसका क्या मतलब है? भाई हमास के ऊपर हमले का ऑर्डर दे दिया ना। हमास कहां बैठी हुई है? टनल्स में बैठी हुई है। तो टनल्स पर हमले का ऑर्डर दे दिया, दैट मींस कि हमास पर हमले का ऑर्डर दे दिया है। तो ये क्या है? तो इसीलिए मामला क्रूशल है। लेकिन ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं कि गजा में सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, कोई मसला नहीं है, और बहुत जल्द जो है वो इंटरनेशनल फोर्स जो है वो गजा में जा रही है। अच्छा, ये बयान उन्होंने दिया है जो सेंट्रल एशिया, सेंट्रल कजाकिस्तान, ये जो सारे सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद रियासतें बनी है, ये जनाबे अली रियासतें जो है वो व्हाइट हाउस में पहुंची और वहां का दौरा कर रही है अमेरिका का। उनके सामने ये बात हुई है। अच्छा, अभी यहां पर सेंट्रल एशिया में एक नई ग्रेड गेम जब शुरू हो गई है। सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं, यहां से जो ग्लोबल यूरेनियम है, ग्लोबल यूरेनियम उसका 50% प्रोड्यूस होता है। यानी सेंट्रल एशिया के दो ममालिक ऐसे हैं जो 40% के करीब और ओवरऑल 50%, यानी सेंट्रल एशिया की 5 रियासतें एक तरफ, बाकी सारी दुनिया एक तरफ, ये 50% यूरेनियम प्रोड्यूस कर रही है। और यूरेनियम का मतलब सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं है, ये एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी जंग में आपको यूरेनियम चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो 50% यूरेनियम और बाकी मिनरल्स इनके पास है। तो अब अमेरिका जो है वो यहां इनको अप्रोच कर रहा है और डील्स कर रहा है और यहां पर दोबारा आने का इरादा रख रहा है। लेकिन ये रशिया और चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो ये जो रियासतें हैं, क्या ये अमेरिका को यहां पर अलाउ करने जा रही हैं?
और अगर अलाउ करेंगी तो क्या ये इंप्लीमेंट हो सकेगा। लेकिन बहरहाल उनके सामने ये ट्रंप ने कहा है कि एक तो कजाकिस्तान ज्वाइन करेगा और दूसरा ये फौजें आ रही हैं। ट्रंप सेज गाजा पीस फोर्स वेरी सून एज इजराइल वॉज टू डिस्ट्रॉय टनल्स, क्योंकि सामने सारे मुसलमान मुल्क बैठे हुए हैं तो इसलिए उसने कह दिया कि फौज जा रही है, गजा में सब अच्छा है। जैसे अल जजीरा लिख रहा है ना कि उधर वो कह रहे हैं टनल्स को डिस्ट्रॉय किया जाए और इधर ट्रंप कह रहा है कि फौजें जा रही हैं। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वो गजा में बहुत जल्दी जाएगी, जिसमें इजिप्ट, कतर, टर्की, यूएई वगैरह वगैरह जब वो शामिल होंगे। तो ये ट्रंप साहब ने कहा सब अच्छा है गजा में और फौज जा रही है। फिर उसने कहा कि कजाकिस्तान टू ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड्स, ट्रंप अनाउंस। और फिर उसने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और कहा कि ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी होगी। अब इसमें क्या नेतन्याहू एक तरफ बैठेगा और एक तरफ कजाकिस्तान का सरबराह बैठेगा, ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी होगी। और उसने कहा कि बहुत सारे मजीद मुल्क भी अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन ज्वाइन करेगा। और उसने कहा कि खुशहाली आएगी, अमन आएगा, फलां होगा, ग्रोथ होगी। तो यही वो कहते हैं इजराइल के साथ चलोगे तो। अब इसी बात को अल जजीरा ने और ईरान के मीडिया ने किस तरह से लिखा है, अब ये बात देखिए। अल जजीरा, कतर का मीडिया, कजाकिस्तान विच ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इजराइल टू ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड्स। ओ भाई, अब्राहम अकॉर्ड कोई अलग से कोई चीज नहीं है, ये एक टर्म है। जब अरब मुल्क को नॉर्मलाइज उनसे करवाया गया तो उसको अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया। तो अब्राहम अकॉर्ड मीन नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल। तो इसी को अल जजीरा ने फिर तंजील लिखा है कि वो कजाकिस्तान जो ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन उसकी है इजराइल के साथ, जो रिकॉग्नाइज करता है, वो फिर रिकॉग्नाइज करेगा इजराइल को। और 1992 के अंदर कजाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर लिए थे। इसको ईरान का मीडिया किस तरह से लिख रहा है, कजाकिस्तान टू ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड्स विद इजराइल। ये लाइन देखिए, इन सिंबॉलिक बूस्ट टू ट्रंप इनिशिएटिव। सिंबॉलिक मतलब उसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। सिंबॉलिक, जैसे आपको पता है ट्रंप की सारी कार्रवाइयां जो होती हैं, ठीक है, सारी जो पीआर एक्टिविटी, एग्जैजरेशन, गोल्डन एज से अमेरिका गुजर रहा है। ये मिडिल ईस्ट में 3000 साल के बाद अमन करवा दिया है, उसका नतीजा इलेक्शन में सामने आ गया है। तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर है, एक ट्रैप है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पीआर एक्टिविटी है अपने जेनोसाइडर बेबी की इमेज अच्छा करने के लिए, और बाकी जो रिलेक्टेंट है उनको बताने के लिए कि आज कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, अगर इजराइल ने जेनोसाइड कर लिया तो कोई बात नहीं, रिकॉग्नाइज कर लो, कोई मसला नहीं है इसमें। सो दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, इजरायली लॉबी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन डिबेट जब वहां पर शुरू हो गई है, तो सीरिया ये कह रहा है कि refutes Reuters report on US bases, stress shift in approach। रॉयटर ने ये खबर दी कि ये बेसिस बनने जा रही हैं, सीरिया ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो अगर सीरिया ये बेसिस देता है तो ये इसके अपनी इंटरेस्ट के खिलाफ है, अपने इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका वहां पर आ रहा है इजरायली कब्जे को मजबूत करने के लिए। लेकिन सीरिया फिर इनकार कैसे करेगा अगर अमेरिका ने यह फैसला कर लिया है। और मंडे को यह दौरा होने जा रहा है अल-शरा का, व्हाइट हाउस का। तो देखते हैं सूरत हाल क्या। और लेबनान की सूरत हाल बड़ी हसास है, खौफनाक हमले अब रुक गए हैं, अगले चंद घंटों में क्या होगा। और रेजिस्टेंस ने कल ये कह दिया था कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, वो कब करेंगे और क्या बातचीत आपस में चल रही है, देखते हैं। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।